पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा से भाईचारे अमन का पैगाम बांटने में लगे राहुल गांधी ने फिर एक उदार राजनीतिक मुद्रा दिखाई। आज उन्होंने कई लोगों को श्रद्धांजलि दी, इनमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। अब राहुल गांधी उनके स्मारक सदैव अटल गए और उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया। अब इसकी तरह तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं। राहुल गांधी की सोमवार की सुबह पुरखों को श्रद्धांजलि देते गुजरी। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम की समाधि पर तो गए ही, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाना जरूरी माना। ये अलग बात है कि बीजेपी इसे राहुल की विचारधारा का बदलाव बता रही है। गांधी ने सुबह सुबह जाकर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में जाके उनको अच्छा है। श्रद्धेय अटल जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता थे और अटल जी को सभी लोग चाहते हैं और अच्छा है उनकी विचारधारा में परिवर्तन हो। अटल बिहारी वाजपेयी को संघ, जनसंघ और बीजेपी की विरासत के बावजूद दलों और घटकों के बाहर एक बड़ी स्वीकृति हासिल रही। वो ऐसे उदार नेता माने गए जिनका हर दल के लोग सम्मान करते रहे। उनके युवा दिनों में जवाहरलाल नेहरू ने उनकी वक्तृता की तारीफ की थी। खुद बांग्लादेश युद्ध के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सराहना की। नरसिंह राव और चंद्रशेखर जैसे विरोधी नेताओं से उनके बहुत आत्मीय संबंध रहे। राम मंदिर आंदोलन के समय उन्होंने अपने अकेले पड़ते जाने की बात भी कही। एनडीए के गठन के समय दूसरे दल बीजेपी के साथ अटल जी के नाम पर ही जुड़े। कांग्रेस भी मानती है कि अटल बाकी बीजेपी से अलग रहे। वो भाजपा के नहीं, देश के प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर राहुल जी गए। और मैं खुद भी मानता हूं कि अटल जी की कुछ बातें थी, वो बातें भले ही विचारधारा से हम अलग थे, पर कुछ बात मुझे भी पसंद है। इन्होंने प्योरिटी इन द इलेक्शन, माने चुनाव में पवित्रता की बात की। तो अटल जी की भावना का अपमान करने वाली भाजपा अटल जी के सम्मान के लिए क्या बात हमें सिखाएगी। लेकिन ये सच है कि इसके पहले किसी कांग्रेस नेता के वाजपेयी की समाधि पर जाने की बात याद नहीं आती। यहाँ वो फर्क है जो राहुल ने पैदा किया है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा को वो लगातार संकीर्ण राजनीति से ऊपर रखने की बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी राजनीति से भी परहेज किया। कांग्रेस तो उनमें बिल्कुल संत देख रही है। राहुल गांधी जिस तपस्या को लेकर चल रहे हैं, तपस्वी इन सब बहस से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। मैं नहीं मानता कि किसी तपस्वी को आप बांध सकते हो कि साहब आप इसी दल के हो तो आप इसी दल की बात करो। तपस्वी को आप दल या दलदल से बहुत ऊंचा मान पाओगे और राहुल गांधी उस ऊंचाई को पा चुका है। बहरहाल इसमें संदेह नहीं कि तनाव और टकराव की राजनीति के इस चरम दौर में राहुल गांधी ने उदार राजनीति की उस विरासत को फिर से आवाज दी है जिसकी इस देश को जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल से बीजेपी के सांसद और आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर ने फिर से एक विवादास्पद बयान दिया है। अब उनके निशाने पर तथाकथित लव जिहाद है। उनकी सलाह है कि घरों की लड़कियां अपने चाकू कुछ तेज कर लें। ये बात उन्होंने कर्नाटक के शिमोगा में कही। अब इससे पहले भी प्रज्ञा ठाकुर कई बयानों के लिए विवाद हो चुके हैं। वो संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं और उनके एक बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब उनके नए बयान पर विवाद हो रहा है। लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं। उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। दिल्ली में मेयर, डिप्टी मेयर के पद के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है।
आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी किसी निर्दलीय को समर्थन देकर परोक्ष रूप से मेयर का चुनाव लड़ सकती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि कल वो इसके बारे में घोषणा करेंगे। इस बीच आज मेयर चुनाव से पहले मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल ने सोमवार को अपने नामांकन दाखिल कर दिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को अंदेशा है कि बीजेपी अपनी ओर से कोई प्रॉक्सी उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वे भी अपनी तरफ से कोई ना कोई जो है एक प्रॉक्सी कैंडिडेट उतारने की कवायद में है, मगर आम आदमी पार्टी की मेयर बनना निश्चित है। गुरुवार को बीजेपी ने दावा किया था कि वो मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी को मिला है। हम लोग बता चुके हैं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मेयर का चुनाव है, हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो कवर देंगे यानी कि आम आदमी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। वाकई का कहां, उनके पास मेजोरिटी है, इसमें वाकई की कहां से बात आ रही है? लोगों ने उनको मेजोरिटी दी है, वो मेयर बनाए, अपना डिप्टी मेयर बनाए। जबकि सोमवार को बीजेपी ने मुंडका से निर्दलीय पार्षद गजेंद्र दराल को बीजेपी में शामिल करवाया, जिससे 250 वार्ड की एमसीडी में बीजेपी के पार्षद 105 हो गए। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत भी है और मेयर चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या भी है। अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक या सांसद नहीं टूटते तो आपकी जीत पक्की है। ये सारी बयानबाजी जोड़ घटा गुणा भाग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली के लोग सालों से एमसीडी के लिए एक तरफा फैसला सुनाते आए थे, लेकिन इस बार बहुमत तो आम आदमी पार्टी को जरूर मिला है, लेकिन बीजेपी के भी पार्षद अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं। इसलिए ये तय माना जा सकता है कि 5 साल तक हर साल मेयर, डिप्टी मेयर के जब चुनाव होंगे तो इसी तरह की कहानियां, इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुधीश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और वीर बाल दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। आज गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान दिवस आज मनाया जाता है। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के कार्यक्रम में 3000 बच्चों का मार्च और शबद कीर्तन हुआ। आज राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कारों का ऐलान भी हुआ है। दुर्भाग्य से हमें इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। कर्नाटक में अपने बूते पर बीजेपी की पहली सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जनार्दन रेड्डी का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। उन्होंने बीजेपी छोड़ अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। मुश्किल दौर से गुजरे जनार्दन रेड्डी ने कहा कि जिस सम्मान के वो हकदार हैं वो बीजेपी ने उन्हें नहीं दिया। बेल्लारी के रेड्डी बंधु में से एक गाली जनार्दन रेड्डी की माने तो बीजेपी ने भी उनका साथ छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी का नाम कल्याण राज्य प्रगति पक्ष रखा है। Despite my numerous contributions to BJP, मैंने बेल्लारी में बीजेपी को खड़ा किया। पार्टी का वहां कैडर नहीं था, वो तैयार किया, लेकिन मुझे वो सम्मान बीजेपी ने नहीं दिया जिसका मैं हकदार था, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला किया है। I have founded the कल्याण राज्य प्रगति पक्ष। जनार्दन रेड्डी भले ही आज बीजेपी से नाराज हों, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी जनार्दन रेड्डी के साथ शुरू से खड़ी दिखती है। इसी वजह से जनार्दन रेड्डी के बड़े भाई बीजेपी से सांसद और विधायक बने और अब भी बीजेपी विधायक हैं। जनार्दन रेड्डी के भाई सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी से एमएलए हैं। जनार्दन रेड्डी विधायक और मंत्री बनाए गए।
उनके विश्वास पात्र श्री रामलू मौजूदा बीजेपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं और श्री रामलू की बहन शांता बेल्लारी से सांसद बनी। मैंने अपने बूते पर यह बात शुरू की है। मैंने किसी से पूछा नहीं है। मुझे ईश्वर पर और लोगों पर पूरा भरोसा है। और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत के अध्यक्ष पर सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल पहले सीबीआई ने इन तीनों पर बैंक से घपले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कोचर दंपत्ति शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए, जबकि धूत को सीबीआई ने सोमवार सुबह मुंबई में कुछ देर पहले पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रेलवे भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला फिर खोला गया है। 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज हुआ था। केस 2021 में ये केस बंद भी पहले कर दिया गया था। आरोप लालू प्रसाद यादव के अलावा परिवार के लोगों पर भी है। तेजस्वी यादव, चंदा यादव और रागिनी के नाम इन आरोपियों में शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की समीक्षा के बाद 20 दिसंबर को पूरे देश में कोविड का अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश में कोविड अलर्ट के बाद वैक्सीनेशन 6 गुना बढ़ गया है, लेकिन जो टेस्टिंग है वो 5 गुना घट गई है। अब राज्य में फिलहाल 4 ही एक्टिव केस बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 तो भोपाल में ही है। फिक्र की बात यह कि हालात संभालने वाले 30,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अभिनेत्री तुनिशा शर्मा ने सेट पर फांसी क्यों और किन हालातों में लगाई, इसकी जांच पुलिस तेजी से कर रही है। उधर महाराष्ट्र के मंत्री भाजपा नेता गिरीश महाजन इसे लव जिहाद कह रहे हैं और सख्त कानून पर विचार करने की बात दोहरा रहे हैं। तुनिशा का अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे होगा। अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा को धोखा दिया। उसके और भी महिलाओं से संबंध थे, ये आरोप तुनिशा की मां ने लगाए हैं। शिजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ। 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना। इस बीच आरोपी शिजान की बहन बयान दर्ज कराने वाले पुलिस स्टेशन पहुंची। तुनिशा अली बाबा सीरियल के एक्टर शिजान खान के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ। काफी तनाव में थी, इसीलिए ये कठोर कदम उठाया। पुलिस की जांच अब तक इतना ही कहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस की मौत दम घुटने से हुई। शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले। तुनिशा की मां की शिकायत पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में शिजान की गिरफ्तारी हुई और 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। 2 प्रेमियों के बीच बात क्यों और कहां बिगड़ी, ये जांच का विषय है, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। मंगलवार शाम 4 बजे मीरा रोड में तुनिशा का अंतिम संस्कार होगा। मैं अभी जे जा रहा हूँ। वहाँ से हम लोग तुनिशा की बॉडी को मीरा रोड शिफ्ट करेंगे, फिर मीरा रोड मॉर्चरी में रखेंगे। कल मॉर्चरी से हम घर लेके आएंगे, उसके बाद घर से फिर अंतिम संस्कार के लिए निकलेंगे। मीरा रोड में ही होगा कल 4 बजे। सूत्र बताते हैं कि शिजान ने पूछताछ में एक्ट्रेस के साथ अफेयर की बात कबूली है। इसके साथ ही धर्म और उम्र का हवाला देकर रिलेशनशिप से पीछे हटने की बात भी कही है। सूत्र ये भी बताते हैं कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले के बाद तुनिशा और शिजान के रिश्ते बिगड़ गए थे। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल और सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।
और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी होने लगा है। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। गाजियाबाद में सर्दी और कोहरे को लेकर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के स्कूल के समय में बदलाव किया है। अब कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूल सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।